जो भी चैप्टर का नाम होता है उसे ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। प्लांट किंगडम का मतलब क्या है? प्लांट किंगडम मतलब प्लांट का साम्राज्य, पौधों का साम्राज्य। मतलब इस चैप्टर में स्पेसिफिकली एंड पर्टिकुलरली आपको किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में। वही हम लोगों ने जब वेरी इनिशियल टॉपिक्स को स्टार्ट किया था, जब बहुत ही इनिशियल टाइम पर हम लोगों ने 11th के चैप्टर्स को स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखा था। उसमें हमने क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को अगर फोकस किया जाए, जैसे आज हम इंट्रो वाला टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, अगर उसे फोकस किया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो आप बता चुके थे, उसका रिलेशन कैसे है? उस क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था उनकी इजी स्टडी के लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था? हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर एक मतलब ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करके उनको क्लासिफाई किया था, उनको क्या कर दिया था? क्लासेस में डिवाइड किया था। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आया, जैसे कैरोलस लिनियस, कोपलैंड, हैकेल और आर.एच. विटेकर। तो फाइनली हम लोग इन साइंटिस्ट के बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम और उसका रिलेशन क्या है क्लासिफिकेशन के साथ। आर.एच. विटेकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। मतलब उस किंगडम के क्लासिफिकेशन में प्लांटे किंगडम लाइज ऑन द 4th पोजीशन, जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को कंसिडर करेंगे। प्लांट्स बहुत वाइड स्प्रेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर जगह आपको प्लांट्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। और एनिमल्स के कंपैरिजन आप ज्यादा प्लांट्स को देखते हो बाहर। तो एनिमल में आपको कैट डॉग दिख गया, गाय दिख जाती है रोड पर, थोड़ी कि एवरी टाइम आपको जैकल और लॉयन भी दिख जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि रास्ते पे खड़े हुए और आपको दुनिया जहान का जू दिख गया, नहीं ना, बिकॉज वी नो एनिमल्स आर डेंजरस बिकॉज दे आर मूवेबल और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो आप उनको उनका खाना ही नजर आओगे। दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, तो कोई रीजन है उन्हें मतलब असाइड रखने के लिए, दे आर नॉट एक्सपोज सो मच। तो प्लांट्स में क्या है? आपको एवरीवेयर प्लांट्स दिखेंगे, देयर मिलियंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आपको बड़ा ट्री दिख रहा है, आपको ट्रॉपिकल ट्री दिख रहा है, पाम ट्री दिख रहा है, कोकोनट का ट्री है, छोटी छोटी घास फूस है, हर्ब शर्ब्स, ठीक ठाक प्लांट्स दिख रहे हैं। किसी प्लांट्स में फ्लावर है, किसी में फ्रूट्स हैं, किसी में दोनों ही नहीं है। कोई बिल्कुल छोटे छोटे से पत्तीदार प्लांट्स दिख रहे हैं, कोई आप देखो कि क्लाइंबर से क्लाइंब कर रहे हैं। मतलब अगर आपका एक प्लांट है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी नजर आते हैं क्योंकि आप प्लांट की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो। तो प्लांट किंगडम में हम लोग इन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सुपरफिशियली प्लांट्स को देखेंगे। जैसे प्लांट किंगडम में अंदर प्लांट किंगडम जो कि आर.एच. विटेकर का 4th पोजीशन पे सीट करता है, वो क्या है? फर्दर क्लासिफाइड है बहुत सारी चीजों में। जैसे प्लांट किंगडम डिवाइडेड होगा एल्गी, मतलब आपका थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। मतलब प्लांट के अंदर जो क्लासेस इन्होंने कंसिडर की हैं, जो रीजन्स और डिविजन्स इन्होंने कंसिडर करे हैं, वो राइट फ्रॉम थैलोफाइटा टिल एंजियोस्पर्म्स तक जा रहे हैं। अगर थैलोफाइटा से बात स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर प्योरली एंड प्योरली आप एल्गी को कंसिडर करते हैं, तो थैलोफाइटा नहीं भी लिखा है और एल्गी लिखा है तो डोंट कंफ्यूज, ठीक है। तो एल्गी एक बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव इवॉल्व्ड है, मतलब सबसे पहले आया है। सबसे पहले आया तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाया, पता नहीं था इतने डेवलपमेंट की उतनी फेवरेबल या सुटेबल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं थी जो उनको उतना डेवलप कर पाए जितना डेवलप एंजियोस्पर्म्स है। धीरे धीरे उनके अंदर जो फीचर्स थे, उनके कैरेक्टर्स थे, उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसमें इवोल्यूशन हुआ, फाइलोजेनी आई, तो धीरे धीरे क्या हो गई? चीजें डेवलप्ड होती गई। जो थैलोफाइटा में नहीं था वो ब्रायोफाइटा में आया, जो ब्रायोफाइटा में नहीं था वो टेरिडोफाइटा में आया, जो टेरिडोफाइटा में नहीं थे वो जिम्नोस्पर्म्स में आए, जो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं था वो एंजियोस्पर्म्स में आए। और एंजियोस्पर्म्स में वी हैव 2 more कैटेगरीज ऑल्सो, मोनोकोटिलिडन्स और मोनोकॉट्स, सेकेंड वन डाइकोटिलिडन्स और डाइकॉट्स। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ा है, इतना समझ के हम लोग लिख लेते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, इंट्रो टॉपिक डाल देते हैं क्योंकि ये सारा इंट्रोडक्शन में आ रहा है। पॉइंट वाइज जो मैंने कहा है उस बात को लिखते हैं जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। एंड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बहुत ज्यादा कथा और रामायण हम लोग नहीं लिखना पसंद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, प्लांट किंगडम के बारे में, क्योंकि चैप्टर है तो उसके बारे में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हियर इस प्लांट किंगडम यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हम लोग कोई एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वी आर प्योरली रेस्ट्रिक्ट आवर स्टडी नॉलेज टू दी प्लांट्स ओनली। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, here we are going to study about plants only। ठीक है, अब हमने इसी के साथ क्या बोले कि प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमी हम लोगों ने देख ली थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड we have already discussed about plants। भाई प्लांट्स बाहर से कैसे दिखते हैं हम लोगों ने देख लिया, प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है हम लोगों ने देख लिया। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्लांट्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। तो यहां क्या देखने वाले हैं, यहां पर हम लोग प्लांट के पूरे साम्राज्य को ओवरऑल स्टडी करेंगे। ओवरऑल स्टडी करेंगे मतलब जितनी भी उसके अंदर डिविजन्स आ रहे हैं या जितने तरीके से या जिस हद तक उसे क्लासिफाई किया है, मोटी मोटी सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखूंगी मैं, इन प्लांट किंगडम, या ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो कि प्लांट किंगडम की जरूरत क्यों आई। भाई पहले अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी भी कर लेते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स रिलेट कर गए हम लोग। इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहां पर लिखती हूं मैं, इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन R.H. Whitaker give us 5 kingdom classification। तो किंगडम से रिलेशन यहां पर आ जाएगा। गिव 5 kingdom classification। गिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक बार उन 5 किंगडम को हम लोग लिख लेते हैं। दे आर एज फॉलोस। दे आर एज फॉलोस। कौन से होंगे बच्चों, पहला कौन सा आएगा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। दूसरा क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है, किंगडम फंजाई। चौथा जो कि हमारा पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा, किंगडम
किंगडम प्लांटे या प्लांट किंगडम, या फिर किंगडम एनिमिलिया। तो एनिमिलिया प्लांटे जनरली दे आर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज, पर अगर प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो प्लांट किंगडम आएगा। ठीक है, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है बच्चों, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्लांट किंगडम stands in 4th position, stands in 4th position of this whole classification. Of this whole classification. अब प्लांट्स की अगर मैं कंसिडर करूं तो देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स। आपको हर वैरायटी, हर कलर, हर स्ट्रक्चर के प्लांट्स मिलेंगे। और प्लांट्स में मेनली आपको बाहर से उसकी जो मेन मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स कौन से दिखेंगे, आपको दिखेगा रूट है। भाई रूट आपको विजिबल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप उखाड़ दोगे प्लांट को तो दिखेगी। स्टेम होगा, स्टेम की ब्रांचेस होंगी, उसमें लीफ होगी, उसके अंदर फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। तो किसी में लीफ की बनावट कैसी है तो वो एक अलग प्लांट हो गया, किसी में लीफ की बनावट कुछ अलग है, किसी में फ्लावर अलग शेप का आएगा, किसी में फ्रूट्स अलग अलग तरीके की आएंगे। हर फ्रूट के आने का सीजन होगा कि ये प्लांट्स इस वाले मंथ में आपको ये वाले फ्रूट्स देंगे, ये वाले प्लांट्स इस वाले सीजन में फ्रूट्स देंगे। तो एक ओवरऑल पैटर्न है प्लांट्स को पढ़ने का। तो इफ यू हैव मिलियंस एंड वी हैव डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ प्लांट, डाइवर्सिटी का मतलब देयर आर वेराइटी, आपके पास अलग अलग तरीके की चीजें मौजूद होंगी। इसको लिखते हैं बच्चों, there are million of plants available on this earth. ठीक है बच्चों, अब क्या है, in this million category we have variety of plants, या we have diversity of plants. We have diversity of plants. Diversity मतलब varied kind of variety, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बच्चों, वेरियस टाइप्स, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और ब्रॉड में लिखते हैं। वैरायटी किन किन तरीकों से एग्जिबिट कर सकते हो प्लांट्स में, आप बोलोगे साइज में, पर रेस्पेक्ट क्या है, किन चीजों को देखकर आप डाइवर्सिटी कह रहे हो, साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, कलर में, हैबिटेट में। कुछ प्लांट्स पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट धरती पर रहते हैं। तो इतने तरीकों से, इतने बेसिस को बनाकर आप प्लांट्स को एज अ डाइवर्सिफाइड फॉर्म में स्टडी कर सकते हो। और उस डाइवर्सिफाइड फॉर्म को जब स्टडी करोगे वो किसके अंदर करोगे, प्लांट किंगडम में करोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो वैरायटी कैन बी कंसिडर्ड इन मैनी एस्पेक्ट्स,
many aspects. वो aspects कौन से मैं इधर लिखवाती हूं, इधर इतना हो नहीं पाएगा. Should I rub this portion students? Should I rub it? अच्छा, विटाकर ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था वो भी आपको पता है. जो सिर्फ प्लांट्स में आ रहे हैं प्लांट्स में डाल दो, बैक्टीरिया को मोनेरा में डाल दो, जो समझ में नहीं आए वो प्रोटिस्टा में डाल दो. प्रोटिस्टा के अंदर जिनका मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन थोड़ा अलग है, सेल वॉल बहुत अलग है, उन्हें फंगाई में डाल दो, फंगस में डाल दो, और फाइनली एनिमल्स को तो आप एनिमल्स में ही डालोगे. चलो चलते हैं. कैन बी कंसिडर मेनी एस्पेक्ट्स. कौन से एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया है? साइज, शेप, कलर, फॉर्म, स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में ओवरऑल प्लांट के पार्ट्स आएंगे, वो वेरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो आपको वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट नजर आते हैं. उसके बाद और क्या क्या कंसिडर कर सकते हो आप? हैबिटेट, लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल, कब सीड दे रहे हैं, कब फ्रूट आ रहे हैं, कैसे फ्लावर्स हैं. आपने प्लांट्स में बहुत सारी चीजें देखी थी. आपने एस्टिमेशन देखा था, आपने प्लेसेंटेशन देखा था, फाइलोटेक्सी देखी थी. ये सारी चीजें हम लोग नहीं देख रहे हैं, सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, पर रिस्पेक्ट्स के फॉर्म में आप इन चीजों को लेकर प्लांट्स को क्लासिफाई किसी भी हद तक कर सकते हो. लाइफ साइकिल, फाइन. बात समझ में आई? अब प्लांट्स को देखकर आपको क्या नजर आता है? मतलब अगर हम लोग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले एक बारे में बात करते हैं कि प्लांट्स, आपको जैसे सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आप उन्हें देखिए क्या क्या बोल सकते हो. आप बोल सकते हो कि प्लांट ग्रासेस की फॉर्म में है, छोटे छोटे झाड़ियों की फॉर्म में है, हर्ब्स एंड शर्ब्स. अगर छोटे पौधे की फॉर्म में है तो स्मॉल प्लांट्स. उसके बाद प्लांट थोड़ा सा और विकसित हुआ तो ट्री में बदल गया. एक हो गया कि ठीक ठाक ट्री है, कि बहुत टॉल ट्री है, जैसे आपके कोनिकल पाइन ट्रीज होते हैं, जो आपको ये माउंटेन में दिखते हैं ना, ऐसे पाम ट्रीज होते हैं, क्रिसमस ट्री के जो लंबे लंबे बहुत ही हाइट में होते हैं. they have very much well developed vascular tissues, they have very much well developed vascular system and considered mainly angiosperms. Small plants, big trees लिख दो, ओवरऑल सब कुछ आ जाएगा. बिग ट्रीज होंगे, फाइन. और भी बहुत तरीके से आप देख सकते हो. थोड़े और क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लो. अगर मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे देखूं तो किस तरीके से लिख सकते हो आप, बताओ मुझे. अरेंजमेंट, भाई आपको दिख क्या रहा है प्लांट में? रूट्स, उनकी वैरायटी, स्टेम, उनकी वैरायटी, और उसमें लगी हुई लीव्स, उसकी वैरायटी. लीव्स में तो आपने देखा है ना, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन दी स्टेम इज फाइलोटेक्सी. और फ्रूट, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, बहुत तरीकों से आप प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हो बच्चों. अच्छा, और आगे चलें. शुड आई रब दिस पोर्शन? शुड आई रब इट? अब हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के मोटे मोटे खास खास फीचर्स, मोटे मोटे का मतलब ये नहीं कि फैटी, मोटे मतलब जो खास खास अहम होते हैं फीचर्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं. चलो, characteristics of plants, or simply we can say
फीचर्स ऑफ प्लांट, सिंपल क्या कह सकते हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ प्लांट। क्या फीचर्स आएंगे? अच्छा, प्लांट कैसे हैं? आप बोलोगे चलो साइज स्ट्रक्चर के बारे में मत देखो, डोंट कंसिडर देयर एनाटॉमी, और क्या क्या आप देख सकते हो। प्लांट चल सकते हैं? नो, दे आर इमोबाइल। वो सिर्फ एक ही अपनी लॉन्ग एक्सिस पर अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट शो कर सकते हैं, बट दे आर नॉट मूवेबल। ओके, इमोबाइल। और इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये खुद खाना बनाते हैं, बिल्कुल। दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ, चल फिर नहीं पाते तो एक जगह खड़े होकर खाना बना लो, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इमोबाइल में आप एक चीज एज एडिटिव लिख सकते हो, शो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स विदाउट चेंजिंग देयर एक्चुअल पोजीशन। जहां प्लांट खड़ा है वहीं खड़ा रहता है, पत्तियों का मूवमेंट होगा, पत्तियां रीग्रो होंगी, गिर जाएंगी, फ्रूट आएंगे, पर पौधा एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। तो विदाउट चेंजिंग देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, देयर ओन फूड, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? और क्या देख सकते हो, हम जब एक एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंसीडर करते हैं तो एनिमल सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, पर उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती है। पर प्लांट सेल में क्या होता है, अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन उसके बाहर भी एक आउटर रिजिड कवरिंग होती है, जिसको शेप एंड साइज देती है, प्रोटेक्शन देती है, सेल वॉल। ओके स्टूडेंट्स, हैज सेल मेम्ब्रेन, has cell membrane along with cell wall. ठीक है बच्चों, इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अच्छा, आगे अभी भी दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी हैं स्टडी करना। आपने स्टार्टिंग में फंडा पढ़ा था सेल से रिलेटेड, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है कि जो भी सेल का स्ट्रक्चर है, जब आपने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो यू हैव सीन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आपको सेंटर में एक, या नियर बाई सेंटर बोल सकते हैं, टुवर्ड सेंटर बोल सकते हैं, एक गोलानुमा स्ट्रक्चर दिखा, जो कि अच्छा खासा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, रेगुलर है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्योंकि वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन अरेंज्ड है, तो उससे हमने कहा कि न्यूक्लियस इज वेरी वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, और क्या कह सकते हैं, इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो इस पूरे सिनेरियो को कहा गया सेल। द सेल मतलब प्लांट्स आर यूकैरियोट्स,
प्लांट्स आर यूकैरियोट्स। और प्लांट्स और क्या क्या होते हैं, ये कभी भी एक कोशिकीय नहीं होंगे, एक सेल के बने हुए नहीं रहेंगे, ये बहुकोशिकीय, बहुत सारे सेल्स के बने हुए, दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसको देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, सेल डिवीजन की पावर होगी, एक से बहुत सारे सेल्स बन गए होंगे। कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? शुड आई रब दिस एरिया, जिससे कि अपन आगे चलें। अब क्या देखना है, अब हम लोग देखो प्लांट किंगडम है, किंगडम को पढ़ना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि बहुत मिलियंस ऑफ आपके पास प्लांट्स हैं, आपने वैरायटी भी देखी। तो आप क्या करो, इसको क्लासिफाई कर दो, आप कुछ मत करो, इसको क्लासिफिकेशन कर दो। देखो हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टेक्सोनॉमी, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा, इवन हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम आएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे ना बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बेसिस की बात करूं कि इतने बड़े प्लांट किंगडम को पढ़ने के लिए भी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन अपने में बेस्ट होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और सारे प्लांट्स पे एप्लीकेबल भी होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर प्लांट पे तो वो अप्लाई होना ही चाहिए, साथ में एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। एक प्लांट के कैरेक्टर्स को जब आप दूसरे प्लांट से कंपेयर करोगे या कंसीडर करोगे तो आपको उन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो क्या है समझ में आना चाहिए। तो अगर प्लांट के किंगडम को पढ़ना है तो हमें उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा कि इन सिद्धांतों को लेके प्लांट्स को क्लासिफाई किया, इनिशियली ये मेथड आया, एक्सेप्टेबल नहीं है, रिमूव इट। फिर एक क्लासिफिकेशन, दूसरा कोई क्लासिफिकेशन आया, उसमें हमने ये वाले कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, वो भी उतना फ्रूटफुल नहीं हो या उतना सरलता से क्लासिफिकेशन को प्रोसीड नहीं कर पाए, तो जस्ट रिमूव इट। फिर आया कोई तीसरा क्लासिफिकेशन। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन आएगा ना, वो ऑब्वियसली बाकी क्लासिफिकेशन को देख के आएगा, तो जितने भी ड्रॉबैक्स होंगे आप पहले ही हटा चुके हो, तो फाइनल क्लासिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट क्लासिफिकेशन एंड वी कैन से द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। ओके स्टूडेंट्स, तो वी विल राइट। तो इस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि टू अंडरस्टैंड दिस वेराइटी या टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस चैप्टर प्लांट किंगडम, हमारे पास 3 तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। ठीक है, टू स्टडी plants, we have to study plants, we have to classify them we have 3 systems of classification. We have 3 system of classification. कौन से हैं बच्चों, लिखते हैं।
पहले ब्लॉक्स बना लो, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देने, होम बोर्ड जो कि 11th में होते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा लिखने का तरीका सुधारना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर बहुत अच्छे से इंप्रेस हो जाए लिखने के तरीके से। अगर आप इस तरीके से डायग्राम वायग्राम बनाओगे तो उसको बड़ी खुशी होगी, फटाफट पढ़ेगा, मार्क्स देगा। और जरा सा भी आपने जहां पर भी बहुत ज्यादा बोरियत लिखी ना, तो या तो वो पढ़ेगा नहीं या वो इतना ज्यादा गौर से पढ़ लेगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। बहुत ज्यादा गौर से पढ़ लेगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो लिखते हैं अपन लोग, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन artificial system of classification, then natural system of classification, and finally the last but not the least one, phylogenetic system of classification. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को एट अ ग्लांस चार्ट बना के पढ़ते हैं। शुड आई रब दिस पोर्शन? सबसे पहले आर्टिफिशियल। अच्छा, आर्टिफिशियल तो नाम ही बता रहा है कि आर्टिफिशियल है, नॉट नेचुरल, मे बी मैन मेड। नेचुरल मतलब सारे कैरेक्टर्स को ले लो, और फाइलोजेनेटिक मतलब फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये प्लांट था, इसके अंदर ये कैरेक्टर्स नहीं थे, दूसरे में डेवलप होकर आ गए, तो दूसरे का जो रिलेशनशिप है आप क्या करोगे, पहले वाले से करोगे। इस तरीके से सिनेरियो है। पहले क्या लिखेंगे, तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। बीच में लिख देती हूं स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले मोटी मोटी बात समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सिस्टम है। प्रिमिटिव मतलब जो वेरी फर्स्ट टाइप आया। इसमें आप कौन से सिद्धांतों को लेकर, कौन से कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन करते हो प्लांट्स का। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यू ओनली एंड ओनली कंसिडर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ प्लांट। इसमें रूट ऐसी है, देखो इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जैसे रूट कोनिकल है, तो कोनिकल जितने भी प्लांट्स की रूट होगी एक में डाल दो। जिनके स्टेम बहुत लंबे हैं और सीधे स्ट्रेट सिलिंड्रिकल जाते हैं उनको एक में डाल दो। जिनकी लीफ अपोजिट फाइलोटेक्सी को शो करती है एक में डाल दो। मतलब यू आर जस्ट कंसिडरिंग बाय सीइंग द एक्सटर्नल फॉर्म। आपको इंटरनल फीचर्स से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देख रहे हो, प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो। इनमें अब जैसे कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, दिस इज नॉट नेचुरल, यू आर नॉट कंसिडरिंग एनी नेचुरल कैरेक्टर्स। आपने मैन मेड कैरेक्टर्स खुद से बनाए कि अच्छा ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मतलब आपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन दे दिया। तो हर क्लासिफिकेशन में अगर आपने किसी कैरेक्टर को लेकर क्लासिफाई किया है तो उसका कुछ एडवांटेज भी होगा, उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, अब एडवांटेज इस आर्टिफिशियल का क्या होगा, इसमें क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड। क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे दो प्लांट्स जिनके कैरेक्टर लमसम एक जैसे दिखते हैं पर फिर भी वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट्स नहीं कहलाएंगे। और प्रैक्टिकल और आसान एग्जाम्पल ले लूं, टाइगर
एंड लॉयन लगभग लगभग एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन एक जैसे होते तो नहीं है। आपने क्या बोला कि भाई टाइगर भी कार्निवोरस है, लॉयन भी कार्निवोरस है, एंड दे रिलेटेड टू समवॉट सेम फैमिली। एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, लियो, पैंथेरा टिग्रिस, दोनों एक ही जीनस में, बट दे हैव डिफरेंट स्पीशीज। तो टाइगर एंड लॉयन के अंदर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को आप कंपेयर करो तो डिससिमिलैरिटीज कम आएंगी, सिमिलैरिटीज ज्यादा आएंगी, तो दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में आप क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को लेकर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई रूट है, आपने प्लांट्स को ले लिया जिनकी सारी रूट्स कोनिकल थी, आपने उनको एक प्लांट में डाल दिया, फिर आपने एक प्लांट देखा कि यार ऊपर से तो टेपर्ड है, नीचे आके कोनिकल है, ये भी क्लोजली रिलेटेड ही है कॉनिकल के, चलो कॉनिकल में डाल लो। तो आपने क्या किया, अवॉइड किया ना इतना ज्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन करने में। अब आप पहले प्लांट्स उठाओ, कोनिकल रूट्स वालों को एक में रखो, किसी में कोनिकल के साथ नेपी फॉर्म है तो आपने उसे अलग में डाल दिया, कोनिकल के साथ नैरो बॉटम है तो आपने कुछ अलग डाल दिया। तो ऐसे तो क्लासिफिकेशन को आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टीडियस कर दिया। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को आप एक में भी डाल के क्लासिफिकेशन कर सकते हो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो तो एडवांटेज हो गया। ड्रॉबैक क्या है, प्लांट्स, यहां पर क्या है, प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है सिस्टम में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस बट इन ए सेक्सुअल मैनर। जैसे रूट से रूट बन गई, स्टेम से स्टेम बन गया, ठीक है, और आपके अदर जो बॉडी पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, इनसे और भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स बन गए। अब प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं दे आर नॉट कांस्टेंट। लीफ बनी गिर गई, स्टेम बना गिर गया, प्रॉपर सीजन नहीं मिला, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला, तो कांस्टेंट नहीं है ना आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। दे आर यूजिंग वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो सम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वो भी रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, पर एसेक्सुअल वो में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हो गए, प्लांट के फ्लावर। अब फ्लावर तो क्या स्टेबल है, फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम, गाइनोशियम एक बार डेवलप होकर आगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये क्या गड़बड़ हो गई कि आपने सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज कैसे दे दिया, आपको सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज देना चाहिए। ये क्या है, ड्रॉबैक हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम का। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं अपन लोग। एक्सटर्नल फीचर्स आर कंसीडर्ड External features are considered advantages में क्या है, closely related species are classified या we can consider are considered। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, वेजिटेटिव vegetative and sexual characters are given equal weightage। ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। अब नेचुरल। अच्छा, आर्टिफिशियल में एक दो और पॉइंट्स लिख लो कि मोस्ट प्रिमिटिव
मोस्ट प्रिमिटिव मतलब जो वेरी फर्स्ट आया वो क्या था आपका आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या है, नेचुरल थोड़ा और डेवलप्ड आया, तो एक्सटर्नल के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी कंसिडर किया। एंड internal features are also considered। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन और ब्रॉड टर्म पे चला गया। एक्सटर्नल के साथ आपने इंटरनल भी ले लिया। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप खुद सोच के बताओ मेरे को, बहुत ही सिंपल एडवांटेज है। देखो एक्सटर्नल में आप हर चीज को कंसीडर करके नहीं समझ सकते हो कि दैट इज ट्रू क्लासिफिकेशन, पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा डीपली आपको प्लांट की स्टडी करवाते हैं। आपके डाइकॉट का सेक्शन, मोनोकॉट का सेक्शन, बहुत सारी चीजों को आप बहुत ज्यादा बारीकी से देखते हो। तो अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल को कंसीडर करोगे तो आप दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप बिठा पाओगे। मतलब जो भी कमियां थी ना यहां पर, वो इसने क्या कर दी, ओवरकम कर दी। तो क्या कह सकती हूं मैं, एस्टैब्लिश वाइड रेंज, एस्टैब्लिश वाइड रेंज ऑफ relationship between organisms, अच्छा अब ड्रॉबैक क्या आ गया इसका, हर सिस्टम का ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक क्या है, देखो एक्सटर्नल फीचर्स लिमिटेड फीचर्स थे, तो आपने उनको लेकर तो क्लोज्ड स्पीशीज ले ली कि भाई टाइगर और लगभग एक जैसे दिखते हैं पर एक जैसे नहीं है तो एक साथ ले लो। लेकिन जब आप उनकी अंदर की फिजियोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे तो आप उनको क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की कैटेगरी में डाल ही नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग वी कैन नॉट, देखो यहां पर क्या लिखा था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर कंसिडर्ड, हेयर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर नॉट सो मच कंसिडर्ड। कंसिडर करोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल को थोड़ी बोलोगे, यहां पर तो दोनों काउंट हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल के बेसिस पर आप काफी हद तक क्लासिफाई कर सकते हो, पर इंटरनल के बेसिस पे आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर नहीं एक दूसरे को इंटर रिलेट कर सकते हो, क्योंकि वो सब में अपना एक मेटाबॉलिज्म और फंक्शन को एक्वायर करेंगे। सो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज are not so much considered। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको? तो मैं आज का लेक्चर यहीं ओवर करती हूं। आज के लेक्चर में मैंने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कराया था, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने इंट्रो पॉइंट लिया, उसका जो रिलेशन है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से किया। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी का चैप्टर भी रिपीट हुआ था, पूरा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि अगर पूरे प्लांट की मिलियंस ऑफ प्लांट्स को पढ़ना है तो वी नीड अ एफिशिएंट सिस्टम टू इजी स्टडी इट। अगर आपको इसको आसानी से, बिना कॉम्प्लिकेशन से, बिना दुख के इसको पढ़ना है, अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, तो यू हैव टू क्लासिफाई। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, वो क्या है देखेंगे। और फाइनली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज एल्गी और थैलोफाइटा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।